थैंक्स यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है, पहले अध्याय 2 में आप लोग को वर्ण के बारे में बता चुका हूँ। अभी उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आप लोग को शब्द के बारे में बताएंगे। शब्द क्या है, पहले इस बात को समझ लो। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के मेल से ही शब्द की रचना होती है। जैसे बटन है, ब प्लस अ की मात्रा प्लस ड प्लस र की मात्रा प्लस न प्लस अ की मात्रा, बटन। जहां पर व्यंजन बिना मात्रा का, बिना स्वर का अकेले में लिखा जाता है, वहां पर हलक या हल लगाने का प्रचलन है। तो यहाँ पे हलक लगाना पड़ा, ब पर ट और ना पे। इस हिसाब से चाय, च प्लस आ की मात्रा प्लस य हलक प्लस चाय। इस हिसाब से शब्द की परिभाषा हो गई। एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक से अधिक भी हो सकता है, वो वर्ण कहलाता है। अब पद, कोई वर्ण जब व्याकरण के नियमों के हिसाब से एक वाक्य में बांध जाता है तो वही पद कहलाता है। वो स्वतंत्र नहीं रहता। जब तक स्वतंत्र है तब तक वो वर्ण है। जब वाक्य में बांध गया व्याकरण के नियमों के अनुसार तो वो पद का रूप ले लेता है। तो व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है, तब वो पद कहलाता है। उदाहरण के लिए, लड़के ने पुस्तक खोली। इस वाक्य में लड़के ने पद का रूप लड़का शब्द से भिन्न होता है। लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक के हिसाब से वो रूप उसका बदल जाता है। अभी आपने बोला सार्थक शब्द, तो शब्द दो तरह के होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब हुआ जिसका कुछ अर्थ निकले। सार्थक शब्द को ही, यहाँ आपने शब्द की परिभाषा में सार्थक शब्द पढ़ा, निरर्थक नहीं। जिसका कुछ अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक कहते हैं। तो सार्थक शब्द को ही, सार्थक वर्णों के मेल से ही अगर शब्द की रचना होती है, निरर्थक से नहीं। निरर्थक है, अगर उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता तो शब्द नहीं कहलाता। लेकिन कभी कभी देखा जाता है सार्थक शब्दों के साथ मिलकर निरर्थक शब्द भी
कुछ अर्थ देने लगता है और प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी चाय की दुकान पर हम गए नाश्ता पानी करने के लिए, तो बोला भाई चाय वाय लाओ। तो यहाँ पर चाय तो है ही है, चाय का तो अर्थ निकल ही रहा है। वाय से तात्पर्य हमारा ये है वगैरह, मतलब उसके साथ में जो कुछ भी नाश्ता पानी है वो सब लाओ। तो यहाँ पर सार्थक शब्द चाय है, चाय के साथ वाय मिलकर के वो भी कुछ अर्थ देने लगा है, उसका भी प्रयोग होने लगा है। पानी वानी इत्यादि। अब शब्द के भेदों में सार्थक निरर्थक पानी वानी चाय वाय खट पर आदि। अब शब्दों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। चार भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति होती है जन्म, ये शब्द कहाँ से आया, इसकी पैदाइश कहाँ से हुई। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर हम पांच भागों में बांटते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब तत्सम शब्द, तत् धन सम, ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, हिंदी भाषा में आने पर ज्यों के त्यों लिखे पढ़े बोले जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए धेनु, गधा, ग्रीक। धेनु गाय को बोलते हैं, गधा गधे को बोलते हैं, गृह घर को बोलते हैं, चर्म चमड़ा, घृत घी, दुग्ध दूध। इस तरह से जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं, हिंदी में आने पर थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित करके बदल करके लिखा पढ़ा बोला समझा जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए धेनु को गाय, गाय को बोलते हैं, गाय शब्द का प्रयोग होता है। गधा तत्सम शब्द है, ये गधा को कहते हैं। गृह घर को कहते हैं। चर्म चमड़ा, किवाड़ कपाट को बोलते हैं।
इस हिसाब से तद्भव शब्द की डिफिनीशन हो गई। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं, लेकिन हिंदी भाषा में आने पर थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित करके, बदली करके लिखा पढ़ा बोला समझा जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा है देशी शब्द। जैसा कि आपको मालूम है, देशी शब्द से ही प्रतीत होता है कि देश की, गांव की, जो जिसका निर्माण, ऐसी भाषा जिसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है, उसे देशी भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़, चूहा, झोला, झाड़ू, फावड़ा, पगड़ी आदि। चौथा है विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स। विदेशी का अर्थ होता है जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। भाषा शब्द के नहीं है, हिंदी भाषा के नहीं है, दूसरी भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आ गए हैं। जन सामान्य द्वारा लिखे पढ़े बोले समझे जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे बस, बस एक वाहन है, ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी भाषा में आ गया है, सब लोग समझते हैं, बोलते हैं और जानते हैं। ट्रेन, ट्रेन बोलोगे तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी, भारतीय भी बता देगा कि ये गाड़ी को बोल रहे हैं, रेलगाड़ी को बोल रहे हैं ट्रेन। इस हिसाब से डॉक्टर, ये विदेशी शब्द है, कोई चिकित्सक नहीं बोलता। डॉक्टर बोलोगे तो सब समझ जाएंगे, अगर चिकित्सक बोलो तो बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। विदेशी भाषाएं इतनी हावी हो गई है, उनकी जड़ें इतनी गहराई तक हो गई है कि हिंदी भाषा भी दब गई है उसके नीचे, उनके प्रभाव से। आजकल के युग में दिखावा करने के लिए लोग, मैंने देखा बड़े बड़े शहरों नगरों में अपने परिवार के साथ तो अपनी मातृभाषा बोलेंगे, जब वो सफर में चलेंगे, ट्रेन में या बस में चलेंगे, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर लेंगे और अंग्रेजी में बात करेंगे। लेकिन जब वो कल कारखाने और फैक्ट्री में जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे, तो वहाँ हिंदी का प्रयोग करते हैं। हाथी के दो दांत होते हैं, दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में भी ऐसा है। बाह्य आडंबर, दिखावा आज इतना बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे की होड़ा-होड़ी, स्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण लोग अपने अधिकार और कर्तव्य से विरक्त होते जा रहे हैं। पांचवा है संकर शब्द। संकर का मतलब होता है ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलने से बने हैं। आधा शब्द दूसरी भाषा का और आधा शब्द दूसरी भाषा से लेकर के एक शब्द तैयार हो गया है, और सब लोग बखूबी समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द की
श्रेणी में रखा गया है। जैसे बैलगाड़ी, बैल जो है हिंदी शब्द है, बैल जो है हिंदी शब्द है, और गाड़ी जो है दूसरी भाषा से लिया गया है। दूसरा शब्द है घड़ी साथ, घड़ी हिंदी है और साथ जो है अरबी भाषा से आता है। इस हिसाब से ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलने से बने हैं और प्रयुक्त हो जाता है, लोग उसको समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। दूसरा है शब्द के भेषों में रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूप। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिसका खंड करने पर खंडों का कुछ अर्थ न निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इस हिसाब से ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों और विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और खंड करने पर खंडों का कुछ अर्थ न निकले। उदाहरण के लिए जैसे घोड़ा है, घो प्लस रा, खंड करने पर कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। पेड़, पेड़ धन र, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस हिसाब से रचना के आधार पर रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और उसका कुछ अर्थ निकले, जैसे राज कुमार, राजा का कुमार, राजा का बेटा। पान वाला, पान धर्म वाला, अर्थात जो पान का धंधा रोजगार करता है। इस हिसाब से यौगिक का मतलब होता है जुड़े हुए, जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से जुड़े रहते हैं, इसे यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूप। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से बने हो और जिसका एक अर्थ न हो करके विशेष अर्थ दे, अर्थात एक तीसरा अर्थ दे, उसे योग रूप कहते हैं। जैसे 10 आनंद, 10 धन आनंद, 10 है मुख जिसके, अर्थात ये रावण के लिए है। रावण की प्रधानता है और किसी के लिए नहीं प्रयुक्त होता है। पंकज,
पंकधंजर, पंक माने कीचड़, जय माने जल, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में हर चीज, हर कोई चीज जन्म लेने वाला पंकज नहीं कहा जाता, केवल ये विशेष कमल के लिए ही आता है, अर्थात कमल। तो कमल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए ये योग रूप कहा जाता है। अब अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, विपरीतार्थी शब्द को विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो एकार्थी शब्द जिसका एक अर्थ निकले, अनेकार्थी शब्द जिसका अनेकों अर्थ निकले, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जिसका एक शब्द का उसके समान दूसरा अर्थ निकले, और विलोम शब्द उल्टा या विपरीतार्थक शब्द जो अपने का उल्टा अर्थ बताए उसे विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इस हिसाब से अर्थ के आधार पर इसको 4 खंडों में बांटा गया है। अब आ जाओ एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसका एक ही अर्थ निकलता है, एक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक शब्द से केवल एक ही वस्तु की ओर इशारा करते हैं, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता। रोटी, कुत्ता, ये सब एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसको अनेक अर्थ निकले, वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे आम, आम शब्द का एक अर्थ हो गया एक प्रकार का फल, दूसरा हो गया सामान्य। लोग अपने प्राइवेट जो रोड बनाए रहते हैं अपने बंगला पे जाने के लिए, वहां पे बोर्ड लगा देते हैं, ये आम रास्ता नहीं है, मतलब ये प्राइवेट रोड है, प्राइवेट रास्ता है, मार्ग है। तो आम का 2 अर्थ हुआ, एक प्रकार का फल और सामान्य। कर, कर माने हाथ और कर माने किरण। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गया। लाल, एक प्रकार का कलर और लाल माने बेटा। तो इस हिसाब से एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द जैसे पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं या समानार्थक शब्द। जैसे गाय, एक चीज ध्यान देना, पर्यायवाची में जितने भी शब्द होते हैं पूर्ण रूप से उसके पर्याय नहीं होते, कुछ न कुछ भिन्नता
जरूर होती है, लेकिन कुछ मान्यताओं के आधार पर उसको मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को जल भी बोलते हैं। आप देवी देवताओं को स्नान के बाद जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो वहां पे जल प्रयुक्त होगा। वहां ये नहीं बोलोगे मैं पानी चढ़ाने जा रहा हूं, जल बोला जाएगा। तालाब है, नाली है गंदी, तो वहां बोलोगे पानी बह रहा है, उसको जल नहीं बोलोगे। तो शुद्ध, पवित्र और पीने योग्य पानी को ही जल बोलेंगे, अशुद्ध को नहीं। और अशुद्ध जल है, पीने योग्य नहीं है, डर्टी है, गंदा है, तो उसे पानी बोलेंगे, उसको जल नहीं। तालाब में पानी बहुत है, जल बहुत है, वहां नहीं, पानी बहुत है। गंगा जी का जल, पानी पवित्र और शुद्ध माना गया है, तो बोलोगे गंगा जल, वहां पे पानी नहीं बोलोगे। सागर है, पानी बोलोगे, सागर का पानी। लेकिन गंगा जी का है तो क्योंकि गंगा अपने पूजनीय भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गंगा का जैसा पवित्र जल और किसी नदी का नहीं है, और पूजनीय भी है, और उनको माता का दर्जा दिया गया है। तो बोलोगे गंगा जल, वहां पे पानी नहीं बोलोगे। तो अब आ जाओ पर्यायवाची शब्द। तो जैसे लड़का है, बेटा, पुत्र, तनय, सूत, पूत, कई नामों से पुकारा जाता है, बोल सकते हो। पत्नी है, पत्नी का पर्यायवाची होगी अर्धांगिनी, आधे अंग की मलकिन होती है अर्धांगिनी, दारा, नारी, औरत, कई नामों से संबोधित किया जा सकता है। इस हिसाब से पर्यायवाची ऐसे शब्द जो एक अर्थ न दे करके वो समान अपने कई अर्थ दे, कई उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चौथा है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द या विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले को विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द के नाम से जाना जाता है। अपोजिट, जैसे माता का विलोम पिता, रात का विलोम देवी, भाई का बहन, माता का पिता, लड़का का लड़की। इस हिसाब से अपने से विपरीत, उल्टा, अपोजिट अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अब आ जाओ प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकार का साथी करो तो होता है परिवर्तन। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और पुरुष के हिसाब से
बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और पुरुष के हिसाब से बदली नहीं होते, अपने सामान्य स्थिति में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तेज शब्द है, तेज। अब आ जाओ पहले वचन के हिसाब से देखते हैं। लड़का तेज दौड़ता है। लड़का जो है एक वचन है। अब इसका बहुवचन प्रयोग करोगे तो लड़के तेज दौड़ते हैं, रूप बदल गया, लड़का का लड़के हो गए। अब लिंग के हिसाब से लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है। दौड़ता है, दौड़ती है, बदल गया। लिंग, वचन, काल, पुरुष इसी हिसाब से बदल जाते हैं। और जो नहीं बदलते अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक शब्द है तेज। तेज शब्द जो है ये अविकारी शब्द है। लिंग, वचन, काल और पुरुष के हिसाब से अपने सामान्य स्थिति में बना रहता है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अंदर, लड़का अंदर बैठा है, लड़की अंदर बैठी है, तो अंदर शब्द में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये अविकारी शब्द है। इस हिसाब से ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और पुरुष के हिसाब से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक इसके विपरीत ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और पुरुष के हिसाब से नहीं बदलते, अपने सामान्य स्थिति में रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहे जाते हैं। धन्यवाद।